वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को ही कंटिन्यू करते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऊपर डिपेंड होता है। तो इसी का ही जो पीरियडिक ट्रेंड है उसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। देखो यहाँ पे एक फैक्टर दिया है जो कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ही। उसके बाद हम लोग एक पीरियडिक ट्रेंड देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम जो है वो किस तरीके से फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक पिक्चर दिया हुआ है जहां पे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो लिथियम, सोडियम, ये पोटेशियम होगा, रुबिडियम एंड सीजियम, मतलब ये टॉप टू बॉटम दिया है। तो टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है आपको डिक्रीज होते हुए दिखेगा। तो इसका हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो लेक्चर को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे जहां पे कि हमें डिस्कस करना है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सो पहले इसका स्टेटमेंट क्या है वो हम लोग देख लेते हैं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज नीडेड टू रिमूव आउटरमोस्ट बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन न्यूट्रल गैसेस एटम, कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक आइसोलेटेड गैसेस एटम से जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको प्रोवाइड किया जाता है उसी को ही हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देख लो। मान लो कि कोई एक एटम है जो कि आइसोलेटेड है, ठीक है। अब इसके ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल सकते हैं, राइट। तो अगर ये निकालेंगे तो मान लो कि हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव साइन आएगा, फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। तो इस प्रोसेस में मतलब आइसोलेटेड गैसेस एटम से उसका कैटायनिक साइज में जाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने प्रोवाइड किया, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। इसका जो भी वैल्यू होगा, मान लो कि x होगा, और ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है ये पॉजिटिव होता है क्योंकि आप एनर्जी जो है वो सप्लाई कर रहे हो। तो इसका किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। तो आई गेस ये पॉइंट जो है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल है, उसमें से हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि सोडियम है, ठीक है। अब सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 2 8 1। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट शेल पे है, तो हम लोग इजीली एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल सकते हैं कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा देन इट विल बी Na प्लस सोडियम प्लस। अब सोडियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। तो इस प्रोसेस के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने उसको प्रोवाइड किया दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आई गेस ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। अब देखो ऐसा नहीं है कि एक ही इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम से निकाल सकते हैं, हम लोग बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल सकते हैं। तो होता है क्या है कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं एल्युमिनियम, ठीक है ना। तो एल्युमिनियम में कि देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 3। तो देखो इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दूं तो ये हो जाएगा Al प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1, क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 8 2 हो गया। हम लोग यहाँ से और 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, Al प्लस और एक इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करते हैं तो उस केस में Al2 प्लस आ जाएगा प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो 2 है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करेंगे सो दैट विल बी Al2 प्लस गिव्स Al3 प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। सो दिस विल बी आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3। तो इसी को ही कहते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर मैं आपको कंपेयर करने के बोलूं तो होगा क्या, जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन हम लोग रिमूव कर रहे हैं तो हो क्या रहा है कि उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है। तो होगा क्या कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जब हम निकालेंगे ना तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा इस स्टेप के लिए। तो होता क्या है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3 this is more than IE2 is more than IE1। so I guess ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे जहां पे कि हमें डिस्कस करना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें से 2 फैक्टर हैं, एक है एटॉमिक साइज, दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज। तो एक एक पॉइंट हम लोग देख लेते हैं।
तो एटॉमिक साइज कैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर इफेक्ट करता है? तो देखो, एटॉमिक साइज, विथ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल इंक्रीजेस, देयरफॉर द बाइंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द न्यूक्लियस डिक्रीजेस। अब ये बोल क्या रहा है कि जैसे जैसे हम लोग एटॉमिक साइज बढ़ाते जाएंगे तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन जो है उसके आउटर मोस्ट सेल में जो बाइंडिंग है वो डिक्रीज होगा। अब मान लो कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट शेल्स हैं, तो जैसे जैसे शेल नंबर इंक्रीज होंगे और ये जो न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट का जो पुलिंग प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज होगा। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि जितना बड़ा होता है उतना पुलिंग कैपेसिटी जो है वो कम होता है। तो इससे आपको ये क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि अगर मान लो कोई आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसको आपको निकालना है, तो आपको बहुत ही कम एनर्जी देके यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, राइट। तो इसलिए क्या होता है कि साइज जो है, साइज जैसे जैसे इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज होता है। तो हम लोग इसको कैसे प्रॉपर्टी में दिखा सकते हैं? हमारा साइज जो है वो टॉप टू बॉटम, अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे पीरियडिक टेबल में तो उसमें क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज होगा। तो आई कैन राइट साइज जो है, सी साइज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयनाइजेशन एंथैल्पी, राइट। तो देखो यहाँ पे टेक होम मैसेज इज आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। तो आई गेस ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? देखो, इसको ऐसे समझो कि कोई भी एक एटम में जो न्यूक्लियस है, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ज्यादातर प्रोटॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन्स का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो क्या करते हैं, ये जो न्यूक्लियस है ये क्या करता है, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको उनके ऊपर एक पुलिंग फोर्स जो है वो अप्लाई करता है। तो जिससे कि क्या होता है, एक एटम जो है वो बाइंड होके रहता है। तो हम लोग इसको न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग बोलेंगे जेड इफेक्टिव, ठीक है, कितना इफेक्टिव चार्ज जो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो अब ये न्यूक्लियर चार्ज किस तरीके से आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर डिपेंड होता है, तो देख लेते हैं। एज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इंक्रीजेस, इट्स अट्रैक्शन विद द इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीजेस। इसका मतलब है, मान लो कि ये न्यूक्लियस है और एक एटम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन के ऊपर पुलिंग फोर्स अप्लाई करेगा, राइट। तो जैसे जैसे ये न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन ज्यादातर अट्रैक्टेड होंगे न्यूक्लियस की तरफ। तो अगर आपको बाहर से अगर एनर्जी प्रोवाइड करना है तो ज्यादा एनर्जी, मोर एनर्जी अगर प्रोवाइड करेंगे तभी ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलेगा। आई गेस दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट, उसके बाद द ग्रेटर is the need to remove the electron from partially present in the valence shell of the gaseous atom। तो वही बात है कि अगर हम ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तभी ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव होगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि Z इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि वो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये Z इफेक्टिव क्या होता है कि Z इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ये हम पीरियडिक टेबल की बात कर रहे हैं। तो पीरियडिक टेबल में जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे हमारा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ते जाएगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो बढ़ते जाता है। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां पे कि हमें डिस्कस करना है कि वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन ए पीरियडिक टेबल, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। तो देखो, जैसे हम लोग लिथियम से लेके सीजियम तक जाएंगे, ठीक है ना, ये पोटेशियम है, तो होगा क्या कि लिथियम से सीजियम, इसका मतलब ये है कि हम लोग टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। तो अगर टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो यहाँ पे देखो क्लियरली आपको दिख रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज होता है। उसका देखो, अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इस केस में क्या होगा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज होगा। यहाँ पे देखो कुछ एक्सेप्शन है जिसको कि हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एक्सेप्शन जो है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो ग्रुप नंबर 13 की अगर बात करते हैं तो होता है क्या, तो टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करते हैं तो BALGAINTL, ठीक है। तो देखो एक्सपेक्टेड क्या होता है कि टॉप टू बॉटम जो है वो डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो एक एक्सेप्शन है कि इंडियम और थैलियम, देखो थैलियम जो है उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होता है इंडियम से। तो ये एक एक्सेप्शन है, आप याद रख लेना। उसके बाद ग्रुप नंबर 14 में अगर जाएंगे तो एक्सपेक्टेड ये होता है कार्बन से लेकर लीड तक
यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज होता है। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पे ये बता रहा है कि पीबी लीड का जो है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होता है टिन से, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है और जो एक्सेप्शन है आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां पे कि हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, या फिर इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोला जाता है। तो पहले इसका स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं कि द चेंज इन एंथैल्पी व्हिच टेक्स प्लेस व्हेन गैसेस एटम गेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म मोनोवैलेंट एनायन। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी एक गैसेस एटम में अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन जो है ये अपने एनायन स्टेट पे चला जाएगा। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो रिलीज होता है, उसी को ही हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। तो इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये जो एनर्जी है वो रिलीज हो रहा है, तो जब एनर्जी रिलीज होता है तो उस केस में हम लोग इसको नेगेटिव एनर्जी के फॉर्म में देखते हैं। अब इसको ऐसे आप सिंपली समझ सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किसी भी एक गैसियस एटम से जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आप रिलीज कर रहे हो, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब यहाँ पे देखो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दिस कैन बी ए नेगेटिव वैल्यू एज वेल एज दिस कैन बी ए पॉजिटिव वैल्यू। तो बोथ द केस यहाँ पे पॉसिबल है। तो कौन से केस में यहाँ पे नेगेटिव होगा, कौन से केस में यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अब मान लो कि मेरा एक एटम है क्लोरीन, ठीक है। अब क्लोरीन में हम लोग एक इजीली एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं 287 है। अगर एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है तो ये बन जाता है क्लोराइड आयन विच इज ऑलमोस्ट ए स्टेबल आयन, राइट। अब इस केस में क्लोरीन जो है वो इजीली एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया या गेन कर लिया। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो होता है हमारा नेगेटिव वैल्यू। अब देखो अगर मैं बोलूं, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूं, मान लो कि ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। तो ऑक्सीजन एटम में अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, अब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, दैट इज 2,6। अगर ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो दैट विल बी O माइनस। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है -141 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन के बाद ये जो ऑक्सीजन है इसमें हम और एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं। तो अगर और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो दैट विल बी O2 माइनस। बट यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दैट विल बी +780 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब देखो इस केस में यहाँ पे देखो पॉजिटिव आ गया। तो ये पॉजिटिव क्यों आया है, क्योंकि जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो देखो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, जिससे कि O2 माइनस में कन्वर्ट करवाने के लिए हमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ रहा है। दैट्स व्हाई सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज पॉजिटिव व्हेयरएज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव। तो इससे हम लोगों का कंक्लूजन ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है एज वेल एज नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है, एफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन। तो होता क्या है कि ये दोनों जो है ये ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पे साइन का फर्क है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड बोथ दे आर सेम, बट यहाँ पे साइन कन्वेंशन अलग है। तो इस पॉइंट को अपने नोट्स में अच्छे से बॉक्स कर लेना, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा भी गया। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे कि हमें डिस्कस करना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला है एटॉमिक साइज एंड दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज। तो पहले पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एज द साइज ऑफ एन एटम इंक्रीजेस, the distance between the nucleus and the incoming electron is also increases. The EGE electron gain enthalpy become less negative down the group. तो देखो यहाँ पे ऐसे समझो कि अगर ये एटम है और यहाँ पे डिफरेंट सेल्स है, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि जैसे जैसे साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अगर साइज बढ़ता है तो एक इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड करते हैं तो होगा क्या, ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ द एटम वो एटम क्या करेगा, बोलेगा कि नहीं बेटा तू मेरे पास मत आ। इसका मतलब ये है कि अगर एटम का साइज बढ़ता है
तो हमें बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, या फिर ऐसा समझ लो कि जो एटम है वो बहुत बोलता है कि नहीं बेटा तू मेरे पास मत आ, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसी के लिए जब हम किसी भी एक बड़े एटम को अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना चाहते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो अफेक्शन है किसका, न्यूक्लियस का, वो बहुत ही कम होता है। तो इसी के लिए क्या होता है, जैसे जैसे साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये जो है ये डिक्रीज होता है। तो अगर मैं पीरियडिक ट्रेंड की बात करता हूँ, तो टॉप टू बॉटम क्या होगा, टॉप टू बॉटम होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये डिक्रीज होगा। एंड लेफ्ट टू राइट अगर मैं बोलूंगा, तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पे क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, क्योंकि एक साइड अगर डिक्रीज होता है तो ऑब्वियसली बात है दूसरे साइड में वो इंक्रीज होगा। सो गाइज नेक्स्ट न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं। तो देखो अगर किसी भी एटम में आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो अगर ज्यादा होता है तो क्या होगा, वो इजीली वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो विथ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजेस। तो ऑब्वियसली बात है अगर ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे मान लो कि आपका शेल है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड करवा रहे, तो ये जो इसका अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव अगर बहुत ज्यादा होता है, तो क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन को इजीली एकोमोडेट कर पाएगा। तो अगर इजीली एकोमोडेट कर पाएगा इसका मतलब ये है, या फिर आप इजीली अफेक्शन जो है वो शो करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब जो अफेक्शन है, ऑब्वियसली बात है अफेक्शन बढ़ना मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ना। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये पॉइंट आप अपने नोट्स में लिख लो। तो इसमें पीरियडिक ट्रेंड कैसा होगा, लेफ्ट टू राइट क्या होगा हमारा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये है वो इंक्रीज होगा। अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप टू बॉटम क्या होगा हमारा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा हमारा, डिक्रीज होगा। तो आई गेस ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां पे क्या हमें देखना है वेरिएशन ऑफ, यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द पीरियडिक टेबल। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली बिकम लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप। इसका मतलब यह है कि जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज होगा। फिर उसके बाद एंड मोर नेगेटिव एट अलोंग द पीरियड, मोर नेगेटिव का मतलब क्या है, इंक्रीज होना। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, वो बढ़ेगा, वो ज्यादा नेगेटिव होगा। फिर उसके बाद नोबल गैस हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई भी नोबल गैस है, मान लो कि हीलियम है, ठीक है, तो हीलियम को आप एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हो, क्या ये हीलियम एटम लेगा इस इलेक्ट्रॉन को, ऑब्वियसली बात है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हीलियम जो है अपने स्टेबल स्टेट पे प्रेजेंट है। तो इसी के लिए क्या होता है कि आप फोर्सफुली उसको इलेक्ट्रॉन दोगे, तो इस प्रोसेस के लिए आपको बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर से अप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये हीलियम तो ले ही नहीं रहा। तो उसी के लिए हीलियम या फिर आप कोई भी नोबल गैस हो, उसके लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो होता है पॉजिटिव। नेक्स्ट एक्सेप्शन की बात करते हैं, क्योंकि पीरियडिक टेबल में बहुत सारे एक्सेप्शन है और केमिस्ट्री में बिना एक्सेप्शन के केमिस्ट्री होता ही नहीं है। तो होगा क्या, अगर हम हेलोजन की बात करते हैं तो हेलोजन में इन सब एलिमेंट्स आते हैं। तो इसमें से देखो एक्सपेक्टेड क्या होता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि क्लोरीन जो है उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्यों क्लोरीन का ज्यादा है फ्लोरीन से। तो देखो फ्लोरीन यहाँ पे रीजन क्या है कि फ्लोरीन जो है और क्लोरीन जो है इसमें से फर्क क्या होगा, साइज, ठीक है। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखूं तो होगा क्या, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन यहाँ पे क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होंगे, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ठीक है। जैसे जैसे एटम का साइज छोटा होता है तो छोटे एटम में फ्लोरीन सबसे छोटा है, तो छोटे एटम में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होगा। तो इसलिए क्या होता है कि वो ज्यादातर क्लोरीन के ऊपर इजीली वो मूव कर सकता है, ड्यू टू क्लोरीन इज मोर इन साइज। तो इसी के लिए अगर ये एग्जाम में पूछा भी जाए तो आपको क्या बताना है
कि फ्लोरीन में जो है वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मैक्सिमम। आई गेस ये पॉइंट आपको सब समझ में आ गया होगा। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं हमारे लास्ट स्लाइड में, जहां पे कि हमें डिस्कस करना है एक क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स वुड हैव मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसका मतलब ये है कि कौन सा एलिमेंट में आपको मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कैसे हम लोग मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। अगर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होगा, किसका ज्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है ऑक्सीजन का यहाँ पे ज्यादा होगा नाइट्रोजन में। उसके बाद सल्फर और ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो देखो मैंने ऑलरेडी आपको ऑक्सीजन के बारे में बता ही दिया था कि दो ऑक्सीजन एंड सल्फर हम लोग यहाँ पे टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन का आ जाता है पॉजिटिव, दैट्स व्हाई सल्फर का यहाँ पे ज्यादा होगा कंपेयर टू द ऑक्सीजन। आई गेस ये आप एक्सेप्शन पे पढ़ चुके हो, ठीक है। फिर उसके बाद कार्बन एंड सिलिकॉन, कार्बन एंड सिलिकॉन में क्या होगा जी, अगेन यहाँ पे हम लोग टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, तो क्या होगा, किसका ज्यादा होगा, कार्बन का सबसे ज्यादा होगा कंपेयर टू द सिलिकॉन। तो आई गेस यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज इस लेक्चर को यहां तक खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू गाइज।